बढ़े आगे। अब लास्ट लेक्चर में आपका बेसिक्स हो गए थे, क्लास बनाना आपने सीख लिया था। अब आते हैं क्लास की प्रोग्रामिंग के जरूरी पार्ट पे। तो लास्ट लेक्चर में जो क्लास मैंने ली थी उसी से आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। एज यूजुअल अपन फिलहाल मान रहे हैं हम क्लासिक सी डबल प्लस में काम कर रहे हैं, तो हेडर फाइल में डॉट एच आएगा क्योंकि हम क्लासिक सी डबल प्लस में हैं। तो आईओ स्ट्रीम डॉट एच उतारिएगा नहीं, जब बोलूंगा तब नोट डाउन करिएगा। आज का लेक्चर सबसे क्रूशियल है, आपकी ऊप्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आज। हाँ जी, इतनी देर से क्यों नहीं बोला आपने? अभी बंद हुआ है क्या? क्या कर रही थी देर बैठ के फिर, जब पहले से बंद है तो? तो अब आगे बढ़ते हैं। आईओस्ट्रीम डॉट एच, जैसा मैंने कहा अपन क्लासिक सी डबल प्लस में ये मानकर चल रहे हैं। उसके बाद क्लास, आप में से कोई मोबाइल से छेड़खानी कर रहा है उसमें, अननेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा, नहीं करिए ऐसे। सारी लाइट्स, लाइट ऑरेंज है ग्रीन है ही नहीं। संजय, प्रोजेक्टर में लाइट ऑरेंज है ग्रीन है? रेड है।
संजय वहीं खड़ा रहे, खड़ा रहे वहीं पे, कोई कुछ करेगा तो बताना। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। क्लास वही ले रहा हूं मैं जो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस की थी स्टूडेंट। इनिशियल पार्ट क्लास का अपन ने बना लिया था, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लास में अपन ने रखे थे 3, क्या कहलाएंगे, डेटा मेंबर्स, एक रोल नंबर, एक ग्रेड और एक परसेंटेज। और इन 3 डेटा मेंबर्स पे एक्शंस लेने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर करे थे 2 मेंबर फंक्शंस। एक का नाम था void get, नाम नहीं होता बच्चे, void रिटर्न टाइप होती है, ठीक, void get नहीं होता, सिर्फ फंक्शन का नाम get होता है। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ऐसे बोलते हैं अपन कि आज मेरा बर्थडे है, ठीक। void get का मतलब void रिटर्न टाइप है, get नाम है। तो कभी भी कोई पूछता है फंक्शन का नाम तो रिटर्न टाइप उसमें शामिल नहीं होती है, रिटर्न टाइप शामिल हो गई तो प्रोटोटाइप बन जाएगा, ठीक। सो void get ये आपके फंक्शन का डिक्लेरेशन हुआ, देन void show ये आपका दूसरा फंक्शन हुआ। यहां तक कल हमने कर लिया था। अब आज स्टार्ट करते हैं द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। अब एक बार फिर कल का लेक्चर में आपको रिकॉल करा दूं, ये जो 2 लाइनें मैंने लिखी हैं गेट और शो को लेकर, ये क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन है, कॉल है, डेफिनेशन है। ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है। और कोई भी फंक्शन तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक उसकी बॉडी ना लिखी जाए और बॉडी लिखने के बाद उसे कॉल ना करा जाए। आज पहली बार सीखिए C++ के मेंबर फंक्शंस को कैसे करा जाता है डिफाइन। अब मैं आपको C++ के मेंबर फंक्शन डिफाइन करना सिखाऊं उससे पहले आप मुझे बताइए, C में जब कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो आप कैसे उसकी कोडिंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं। 5 सवाल के जवाब दें। रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बताते हैं, ब्रेस ओपन करते हैं, कोड लिखकर ब्रेस बंद कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। C++ में जब तक फंक्शंस को डिफाइन करने की बात होती है वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे C में होते हैं। बट याद रखिए कल का लेक्चर ये फंक्शन नहीं है, ये मेंबर फंक्शन है। तो इन्हें डिफाइन करने का स्टाइल थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा डिफरेंट है। नया क्यों है इसका जवाब या तो आज थोड़ी देर बाद, नहीं तो आपको अगले लेक्चर में दूंगा। यानी जो सिंटेक्स में बदलाव आ रहा है वो क्यों आ रहा है उसका जवाब अलग से दूंगा। जो बदलाव आ रहा है वो क्या है उसको जरा आप ध्यान से देखें। C++ में मेंबर फंक्शन डिफाइन करते वक्त हम सबसे पहले शुरू करेंगे फंक्शन की रिटर्न टाइप से। अब अगर ये C लैंग्वेज होती तो आप यहां लिख देते फंक्शन का नाम। C++ बोलती है अगर मेरा मेंबर फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो फंक्शन के नाम के पहले 2 स्पेशल चीजें आएंगी, और उनमें से एक है क्लास का नाम और एक है आज से आपके लेक्चर में इंट्रोड्यूस होने वाला एक नया ऑपरेटर जो दिखने में 2 कोलन से बना है, ऑफिशियली कहलाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। बोलिए वापस, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। दिखता 2 कोलन है बट ऑफिशियली कहलाएगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और उसके बाद आप उस मेंबर फंक्शन का नाम लिखेंगे जिस मेंबर फंक्शन को आप कर रहे हैं डिफाइन। यानी सिंटैक्टिकली बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है, मामूली सी एक चीज बीच में ऐड हो गई है और वो है क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन। जबकि अगर ये C लैंग्वेज होती तो हम रिटर्न टाइप लिखते और सीधे उसके बाद लिखना शुरू कर देते फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस। अब इसके बाद ब्रेस ओपन होगा और जिस पर्पस के लिए ये फंक्शन डिफाइन करा जा रहा है उससे रिलेटेड फंक्शन के अंदर की जाएगी कोडिंग। आप थे कल के लेक्चर में तो आप बताएं इसका काम क्या है, वैल्यूज लेना। अगर C होती तो मैं लिखता printf scanf, C++ से तो हम इसके अंदर यूज करेंगे cout एंड scene। तो मेरा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा cout इंसर्शन ऑपरेटर। यूजर को मैं मैसेज दूंगा डबल कोट्स में एंटर रोल, उतारिएगा नहीं, जब मैं बोलूंगा तब नोट करना है आपको, एंटर रोल कॉमा ग्रेड एंड परसेंटेज। और जो भी इनपुट यूजर से मिलेगा वो हम सीन करके रख लेंगे इनसाइड रोल ग्रेड एंड परसेंटेज। फाइन। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे अगला मेंबर फंक्शन विच इज कॉल्ड एज इन दिस केस शो। क्योंकि मेंबर फंक्शन है कहानी सेम है, void क्लास का नाम, क्लास के नाम के बाद स्कोप रेजोल्यूशन, स्कोप रेजोल्यूशन के बाद शो। अभी परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि सर ये क्यों लगाते हैं, मुझे समझ नहीं आया, मैंने अभी समझाया ही नहीं है। अभी इसको एक रूल की तरह सुन लीजिए, बस लगाना है। क्यों का जवाब या तो आज लेक्चर के लेटर हाफ में, नहीं तो अगले लेक्चर की शुरुआत में आपको जरूर दूंगा। अभी बस इसको एक तरह का सिंटेक्स रूल मानकर समझ लें कि ये नहीं करेंगे तो कोड नहीं कंपाइल होगा, ये करना जरूरी है।
इसके बाद करली ब्रेस ओपन, करली ब्रेस के अंदर जिस पर्पस के लिए फंक्शन बना उससे रिलेटेड कोडिंग, तो सी आउट रोल फॉलोड बाय ग्रेड फॉलोड बाय परसेंटेज फॉलोड बाय न्यू लाइन देने के लिए एंडल। मैंने अपनी तरफ से कोई गैप्स नहीं दिए हैं, आप चाहें तो इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय पुटिंग अ स्पेस इन बिटवीन देम। उसके बाद हमारे शो फंक्शन का ब्रेस बंद, लेकिन सी डबल प्लस भी कहती है ये सब किसी काम के नहीं है। कौन सब? ये पूरा कोड किसी काम का नहीं है जब तक क्लास का अपन ना क्रिएट करें ऑब्जेक्ट। ये फंक्शंस कुछ नहीं कर सकते जब तक इन्हें कॉल ना करा जाए, और इन्हें कॉल कोई नहीं कर सकता सिवाय इस क्लास के ऑब्जेक्ट के। एटीएम को कोई ऑपरेट नहीं कर सकता सिवाय उस एटीएम या बैंक अकाउंट के कस्टमर के। तो जैसे एटीएम के लिए कस्टमर जरूरी है, ऐसे क्लास के लिए काम करने के लिए ऑब्जेक्ट जरूरी है। तो हिंदी में कभी ये सवाल सुनने को मिले कानों में, क्लास यूज कैसे होती है? बड़ा सिंपल सा जवाब है, क्लास यूज होती है विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्लास को यूज कर पाएंगे। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं अभी तक बताओ प्रोग्राम कितने बाइट कंज्यूम कर रहा है, आप बोलेंगे सर 0 बाइट। 1 बाइट की मेमोरी कोड कंज्यूम नहीं करता जब तक क्लास का इस्तेमाल ना करा जाए, और क्लास का यूटिलाइजेशन होता है जब हम क्लास का क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने कल ही बात कर ली थी सी डबल प्लस में मेन इंट रिटर्न टाइप से लिखा जाता है, तो मैंने लिखा यहां पर इंट मेन। इंट मेन के अंदर आकर क्योंकि सी प्लस प्लस है तो क्लास लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखूंगा मेरा पहला स्टेटमेंट स्टूडेंट एस। अब सुनिएगा गौर से, ये लाइन के चलते ही क्या हलचल आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर होगी। क्या होता है जब क्लास का क्रिएट होता है कोई ऑब्जेक्ट? सबसे पहले हमेशा की तरह कंपाइलर ये देखेगा एस कौन है, तो मालूम चलेगा एस स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। तो कंपाइलर स्टूडेंट को आकर चेक करेगा तो उसे दिखेगा स्टूडेंट के अंदर 2 चीजें हैं, 3 डेटा मेंबर हैं, 2 मेंबर फंक्शन हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कंपाइलर एज यूजुअल इन तीनों की साइज ऐड करेगा। कौन तीनों? रोल ग्रेड एंड पर। अभी भी ये मानते हुए कि हम टर्बो कंपाइलर पे काम कर रहे हैं। इंटीजर 2 बाइट, कैरेक्टर 1 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, तो टोटल मेमोरी कंजम्पशन 7 बाइट्स का। 7 बाइट का कंपाइलर मेमोरी में एक कंटीन्यूअस ब्लॉक बनाएगा। इस कंटीन्यूअस ब्लॉक के 3 हिस्से करेगा, 3 टुकड़े करेगा, 3 पार्टीशंस करेगा। एक का नाम होगा रोल, एक का नाम होगा ग्रेड, एक का नाम होगा परसेंटेज, और इस पूरे 7 बाइट के ऑब्जेक्ट का नाम रखा जाएगा एस। अब इन दोनों को मैंने दूर दूर क्यों दिखाया है? इन दोनों को मैंने दूर दूर इसलिए दिखाया है क्योंकि एस को हक नहीं बनता कि वो इन तीनों से डायरेक्ट इंटरैक्ट करे, क्योंकि हमने कल डिस्कस करा था ये तीनों के तीनों क्लास में प्राइवेट हैं, एंड थिंग्स विच आर प्राइवेट कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। आई रिपीट, थिंग्स विच आर प्राइवेट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो जैसे नदी के 2 किनारे कभी नहीं मिलते, ऐसे ऑब्जेक्ट अपने डेटा मेंबर से कभी डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, क्योंकि इन डेटा मेंबर्स को अपन ने हाइड कर दिया है, क्योंकि क्लास इन्हें बाय डिफॉल्ट बना देती है प्राइवेट। अब जैसे नदी के 2 किनारों को पुल जोड़ता है, ब्रिज जोड़ता है, ऐसे ऑब्जेक्ट और उसके डेटा की कनेक्टिविटी बैठती है जब इन दोनों के बीच में आते हैं क्लास के मेंबर फंक्शन। तो एक लेयर की तरह, एक पुल की तरह आपकी इस क्लास में 2 मेंबर फंक्शंस काम करने आएंगे। 2 मेंबर फंक्शंस काम करने के लिए आएंगे। एक का नाम मैं डायग्राम में दे रहा हूं गेट, दूसरे का नाम मैं डायग्राम में दे रहा हूं शो। और इन मेंबर फंक्शन से काम करवाने की जिम्मेदारी होगी आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट की, जिसका की नाम है एस। ये मैंने कल भी आपसे कहा था, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट्स विद मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस कम्युनिकेट विद डेटा मेंबर्स। अब बात आती है हाउ डज ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद मेंबर फंक्शन, या सिंपल शब्दों में बोलूं तो ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन को कॉल कैसे करता है। तो आप मुझे बताइए, आप सी में फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? सिंपल, फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस सेमीकोलन, जैसे कि CLR SCR, जैसे कि printf। कुछ स्पेशल सिंटेक्स तो नहीं होता। सी डबल प्लस में ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गेट ऐसे लिखा तो कंपाइलर कोड कंपाइल भी नहीं करेगा, कंपाइल ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अभी 15 मिनट में आपको समझ में आएगा, बस इतना मान लेना, नहीं करेगा। फिर सवाल आता है तो फिर हम लोग गेट को कैसे कॉल करेंगे? तो सी डबल प्लस बोलती है अगर तुम्हें किसी
मेंबर फंक्शन को कॉल करना है, तो तुम्हें उसे कॉल करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम। उसके बाद बहुत दिनों से मैं इसको डॉट 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 बुलाता आ रहा हूं। आज दिन है कि इसका नया नामकरण कर दिया जाए। इसका हिंट मैंने आपको फर्स्ट डे दिया था कि जिस दिन सी डबल प्लस स्टार्ट होगी उस दिन मैं आपको बताऊंगा इस ऑपरेटर का सी डबल प्लस ने अच्छा वाला नाम क्या रखा है। इसका निकनेम तो अभी भी है डॉट ऑपरेटर, बट हम ऑफिशियली इसको सी प्लस प्लस में पढ़ते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। बोलिए वापस, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो जब भी कभी क्लास के किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करा जाएगा, डायरेक्ट नहीं कॉल करा जाएगा, उस मेंबर फंक्शन के और ऑब्जेक्ट के बीच में आम बोलचाल में बोले तो लगेगा डॉट, टेक्निकल वर्ड्स में बोले तो लगेगा मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। अब जैसे ही आप लिखेंगे एस डॉट गेट, गेट नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, यूजर से 3 इनपुट्स मांगेगा और वो इनपुट्स चले जाएंगे रोल, ग्रेड और पर में। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यूजर ने जो इनपुट्स दिए, रोल नंबर में वैल्यू दी 10, ग्रेड में वैल्यू दी A, परसेंटेज में वैल्यू दी 61.3। तो अगर हम डायग्राम को कनेक्ट करके समझें तो एस गेट को कॉल करेगा, गेट एस के कहने पर एस के लिए रोल, ग्रेड और पर का करेगा इनिशियलाइजेशन। अगर आपके दिमाग में ये डाउट है, जो हो सकता है कि सर गेट कैसे रोल, ग्रेड, पर को एक्सेस कर पा रहा है, तो याद रखिएगा चीजें प्राइवेट बाहरी लोगों के लिए होती हैं। गेट कोई बाहरी फंक्शन नहीं है, वो इसी क्लास का मेंबर फंक्शन है। एंड मेंबर फंक्शंस हैव फुल राइट टू एक्सेस private data members. Main is not a member function, so main cannot directly access roll, grade and per, but get can do that because get has been declared as a member function. ऐसे ही अगर S चाहता है वो इन तीनों की वैल्यूज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करे। याद कीजिए अगर C होती तो मैं यहीं printf लिखकर s डॉट रोल, s डॉट ग्रेड, s डॉट परसेंटेज प्रिंट कर देता। सी डबल प्लस में नहीं कर सकते क्योंकि रोल, ग्रेड, पर आर प्राइवेट मेंबर्स। अगर आपको इनको डिस्प्ले करवाना है तो क्लास के एक और मेंबर फंक्शन की मदद लेनी पड़ेगी और उस एक और मेंबर फंक्शन का नाम है शो। तो आपका प्रोग्राम मेन के अंदर हो जाएगा s डॉट शो। और हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम को लास्ट में पॉज वगैरह अगर आपको करना है, अभी टर्बो पे तो हम इसको यूज कर सकते हैं, तो विल पुट अ गेट सी एच, नो डाउट गेट सी एच यूज करना है तो आज भी अटैच करनी पड़ेगी आपको conio डॉट एच। अच्छा एक और बात बताओ जल्दी से, वाई नॉट s डॉट गेट सी एच, वाई ओनली गेट सी एच? इसके पहले डॉट क्यों नहीं आया? डॉट हर एक के साथ नहीं आता, इट ओनली अपीयर्स विद मेंबर फंक्शन। सो गेट सी एच इज अ फंक्शन, इट्स नॉट अ मेंबर फंक्शन। यानी सी प्लस प्लस में दो तरह के फंक्शंस होते हैं, मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स। मेंबर फंक्शंस आर ऑलवेज 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 एक्सेस यूजिंग डॉट ऑपरेटर। नॉन मेंबर फंक्शंस वैसे ही एक्सेस होते हैं जैसे लास्ट ईयर हुआ करते थे जब आप सी लैंग्वेज में इनको करा करते थे कॉल। तो गेट सी एच के साथ डॉट लगाने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो कंपाइलर सोचेगा गेट सी एच स्टूडेंट का मेंबर फंक्शन है, स्टूडेंट में गेट सी एच मिलेगा नहीं, तो एरर देते हुए कह देगा स्टूडेंट क्लास डज नॉट कंटेन गेट सी एच। इसलिए ये एस डॉट गेट सी एच ना होकर होगा सिर्फ गेट सी एच। और जैसा आपने सी डबल प्लस के शुरुआती दिनों में सीखा, डिफरेंस जब पढ़ रहे थे, लास्ट लाइन आज भी आपके प्रोग्राम की होगी रिटर्न 0। उतारिए आराम से, इत्मीनान से पूरा कोड। नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास से डिफरेंट। हाँ बिल्कुल, एस को बनाते ही 7 बाइट की मेमोरी ले लेगा। तो क्या हो गया, प्राइवेट का मेमोरी में आने से खुद होना कोई लेना देना है। प्राइवेट चीजें दिखती नहीं है, मेमोरी में तो लोड होंगी ना। जी हाँ जी, वो वॉइड क्यों है? ये सिंटेक्स का पार्ट है। किसी भी फंक्शन को डिफाइन जब हम करते हैं तो शुरुआत किससे करते हैं? रिटर्न टाइप से। वॉइड रिटर्न टाइप है तो हम रिटर्न टाइप लिखते हैं सबसे पहले। कोई वेरिएबल अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं?
डेटा टाइप लिखते हैं। ऐसे जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। क्लास का नाम आए ना आए वो अलग बात है, बट शुरू तो रिटर्न टाइप से ही करेंगे ना अपन। एरर आ जाएगी, नहीं चलेगा। सिंटेक्स ये है, पहले रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन, फिर मेंबर फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस के अंदर अगर फंक्शन आर्गुमेंट ले रहा है तो डेटा टाइप्स। उतारा? जी नहीं, कोई भी प्रोग्राम के अंदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सेम नाम की नहीं हो सकती। वो तभी हो सकती हैं जब आप एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है नेम स्पेसेस। जब पढ़ लेंगे तब हो सकता है, अभी नहीं हो सकता फिलहाल। डन। हो गया। चलिए अब मैं सिस्टम पे इसका प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपका पहला सी डबल बस प्रोग्राम है। अगर यहाँ से ना उतार पा रहे हो या टाइम लग रहा हो तो सिस्टम से उतार लीजिएगा। मैं यही कोड दोबारा कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिकली कंपाइल और रन करना सीख लें। अब आपके लेक्चर्स मिस ना हुए हो तो आप बताइए सी डबल प्लस के प्रैक्टिकल्स किस पे होंगे? कुछ दिनों तक टर्बो पे, कुछ दिनों के बाद कोड ब्लॉक्स पे। और जब हम कोड ब्लॉक्स पे जाएंगे, ये प्रोग्राम लिखने के स्टाइल में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस आ जाएंगे। नंबर वन, हेडर फाइल में से डॉट एच हट जाएगा। तो अगर आप इसे कोई अब भी जाकर कोड ब्लॉक्स पे कोड लिखेगा, आपका कोड कंपाइल भी नहीं होगा। कोड ब्लॉक्स पे कोड लिखने का तरीका, डेव सी प्लस प्लस पे कोड लिखने का तरीका टर्बो से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड करा हो तो मैंने कहा था आपको कम से कम बेसिक लेक्चर्स के लिए टर्बो की जरूरत पड़ेगी। जब हम क्लासिक सी डबल प्लस छोड़कर मॉडर्न सी डबल प्लस में माइग्रेट करेंगे तब आप नए स्टाइल की प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। तो अब टर्बो पे यही कोड कंपाइल और रन कैसे कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा डेमो, फिर स्टार्ट करता हूं सबसे जरूरी डिस्कशन। एज यूजुअल जैसे आप सी में आईडी लॉन्च करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। फाइल आपकी ओपन होगी हमेशा की तरह। हेडर फाइल्स में छोटा सा चेंज आएगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग विद stdio we'll have to make use of iostream.h। इसके बाद क्लास, क्लास का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास के अंदर एज यूजुअल हमारे तीन डेटा मेंबर्स, इंट रोल, कैर ग्रेड एंड फ्लोट परसेंटेज। पब्लिक सेक्शन में void get, void show, देन क्लास वन सेमीकोलन। उसके बाद void student scope resolution get, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, एंटर रोल कॉमा ग्रेड एंड परसेंटेज। यूजर से आपका इनपुट लेने के लिए सी इन का स्टेटमेंट आएगा, फिर सी इन रोल ग्रेड परसेंटेज। उसके बाद अगला मेंबर फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं दैट इज शो। तो वॉइड स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन शो, सी आउट फिलहाल जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा था वैसे ही लिख रहा हूं, फिर देखिएगा आउटपुट में क्या चेंज हमें चाहिएगा। रोल ग्रेड परसेंटेज फॉलोड बाय अ न्यू लाइन दैट इज एंडल। ये आपका क्लास का पार्ट कंप्लीट। लेकिन इस प्रोग्राम को आप तब तक नहीं चला सकते जब तक इसमें मेन ना हो, और क्लास को तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक क्लास का ना क्रिएट करा गया हो ऑब्जेक्ट। अब क्लास को यूज करना है तो अपन मेन में आते हैं।
टर्बो भी अलाउ करता है कि आप सी डबल प्लस के नए रूल्स के अनुसार मेन की रिटर्न टाइप इंट करें और अंदर का कोड हमारा अब ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगा। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं ताकि कंसोल एम्प्टी हो जाए, CLR SCR। उसके बाद आपका स्टेटमेंट स्टूडेंट एस, तो एस नाम का क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट। इसके बाद यूजर से इनपुट लेने के लिए एस डॉट गेट और डेटा दिखाने के लिए एस डॉट शो, गेट सी एच एंड फाइनली लास्ट में रिटर्न 0। कोड को करा अपन ने कंपाइल, अगर कोई टाइपोज नहीं है तो 0 एरर आनी चाहिए। कोड को करा अपन ने रन। प्रोग्राम आपसे 3 इनपुट्स मांगेगा। रोल नंबर मैंने दिया 101, ग्रेड मैंने दी A, परसेंटेज मैंने दी 56.4। ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट। ऐसा क्यों आ रहा है अजीब सा? क्योंकि अपन ने बीच में गैप्स नहीं डाले हैं। इन केस आपको लगता है इनको थोड़ा दूर दूर कैसे देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं बाय इंसर्टिंग स्पेसेस इन बिटवीन। फिर से इंसर्शन ऑपरेटर फॉलोड बाय स्पेस और बीच में आप चाहें तो एक कॉमा। ऐसे ही ग्रेड के बाद फिर एक इंसर्शन ऑपरेटर देन कॉमा। ऐसे ही मैं प्रिंट कराया करूंगा, याद रखिएगा। फिलहाल बोर्ड पे जगह नहीं थी तो मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया, बट अब से इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। ठीक, अब जब आप कोड को कंपाइल करेंगे, सॉरी 2 कॉमास, अब आप जब कोड को कंपाइल करेंगे तो ये तीनों वैल्यूज एक कॉमा से हो जाएंगी सेपरेट। कोड कंपाइल करा अपन ने, रन करा, अब पिछले से थोड़ा बेहतर, थोड़ा रीडेबल आपके प्रोग्राम का आउटपुट आपको मिलेगा। ये था अभी तक जो आपने पढ़ा उसका प्रैक्टिकल। ठीक, कोई डाउट, कोई क्वेरी तो बताइए। क्लियर स्क्रीन में सी डबल प्लस में मैंने पहले ही कहा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फंक्शंस के कॉल के बाद ही वेरिएबल बनाएं या पहले बनाएं, कहीं भी बना लीजिए। CLR SCR पहले लिख दीजिए, बाद में लिख दीजिए, डजेंट मैटर। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल बातें, जिसके लिए वापस बोर्ड पे आ रहा हूं मैं। अब मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है कि आपको इसमें रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स एज इट इज देखने को मिलते हैं। जो आप असल जिंदगी में चीज़ों को देखते हैं वो सारी चीज़ें आपको आपके प्रोग्राम के अंदर सेम टू सेम नजर आएंगी। अब बात करते हैं कैसे यहाँ रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। बस आपको वो सोचते चलना है जैसा मैं आपसे सिचुएशन एनालाइज करने को कहूँगा। तो ये जो क्लास है, इस क्लास को आप एक बैंक मानिए। ठीक है, ये जो अंदर दिख रहा है आपको प्राइवेट डेटा मेंबर्स, ये बैंक में डिपॉजिटेड आपका पैसा मानिए। ठीक है, ये जो गेट और शो आपको दिख रहे हैं ये बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, और वो जो आप देख रहे हैं एस, वो आप अपने आप को मानिए, यानी उस बैंक का कस्टमर। अब मैं आपसे बैंक के सवाल पूछूंगा, रियल वर्ल्ड के क्वेश्चंस, आप मुझे उनके आंसर दें, मैं उन्हें ट्रांसलेट करूंगा आपके इस प्रोग्राम के बिहेवियर में। माय फर्स्ट क्वेश्चन, आपका बैंक में अकाउंट कब ओपन होता है? जब बैंक खुलता है या जब आप बैंक को एज अ कस्टमर ज्वाइन करते हैं? तो दोनों में हाँ कर दिया अपन ने। तो भोपाल में तो हजारों बैंक हैं, सब में खाते हैं अपने? नहीं, जब आप किसी बैंक को एज अ कस्टमर ज्वाइन करेंगे तब आपका वह उस बैंक के अंदर अकाउंट क्रिएट होगा। कहने का मतलब ये जो 7 बाइट का ब्लॉक आप बना हुआ देख रहे हैं, ये तब नहीं बनता जब बनाई जाती है क्लास, ये तब बनता है जब क्लास का क्रिएट करा जाता है ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये मेमोरी में एलोकेट कब होगी 7 बाइट्स, ये तब नहीं होंगी जब आप क्लास स्टूडेंट लिखेंगे, ये तब होगी जब आप स्टूडेंट क्लास का क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। सवाल नंबर 2, ये पैसा किसका है? आपका है, राइट? आपका पैसा है, इस कारण से बैंक ने आपको यह हक दिया कि रात के 12 बजे भी आपकी अगर नींद खुले, घुस जाएं आप धड़धड़ाते हुए बैंक के अंदर, सबको साइड में फेंकें, अपने हाथों से गिन के अपना पैसा निकाल के लाएं। ये संभव है? एटीएम मत सोचिएगा बीच में, डायरेक्ट बैंक से इंटरेक्शन सोचिए, ये असंभव है। भले ही पैसा आपका है, लेकिन रिकॉल करिए अगर आपने कभी बैंक में जाके ट्रांजैक्शंस करे हो, आप सिर्फ कहते हैं ऐसा करो, करते आप नहीं है, करते वहां बैठे हुए एम्प्लॉइज हैं। आपको अपने पासबुक पे अपने अकाउंट डिटेल्स प्रिंट करानी है, आप वहां जाकर ये तो नहीं बोलेंगे ना मैंने भी बीटेक सीएससी से कराया, लाओ दो मैं खुद ही प्रिंट आउट निकाल लेता हूं। आप कितने भी धुरंधर हो, उनके कंप्यूटर को आप छू भी नहीं सकते। अकाउंट आपका, डिटेल्स आपकी, पैसा आपका, लेकिन प्रिंट आउट निकालने का काम वो करेंगे। तो ये लोग सर्विसेज देने का काम करते हैं। तो अगर एस को इन तीनों को इनिशियलाइज करना है, एस इनसे कहेगा, लेकिन वो खुद इनके ऊपर इनपुट का कोड नहीं लिख सकता, क्योंकि सी डबल प्लस इन तीनों को करती है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। आप इनसे डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं कर सकते।
जो करना है वो करना है आपको विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शंस। अब इसी बैंक के एग्जांपल से कनेक्टेड अगला सवाल करता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि मान लीजिए मैं इस प्रोग्राम में स्टूडेंट क्लास का सेकंड ऑब्जेक्ट बनाता हूं। एक बैंक के दो कस्टमर हो सकते हैं, तो एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो मैंने यहां पर एक लाइन और लिखी, स्टूडेंट पी। माय क्वेश्चन इज, जब ये लाइन चलेगी तो मेमोरी में क्या पिक्चर बनेगी? मैं कुछ प्रोबेबल आंसर्स आपको देता हूं, आप उन्हें बैंक के साथ रिलेट कर लीजिएगा। सबसे पहला आंसर, कंपाइलर मेमोरी में एक 7 बाइट का ब्लॉक और बनाएगा, साथ में गेट और शो नाम के मेंबर फंक्शंस बनाएगा। ये बैंक वाले एग्जांपल में जवाब ऐसा हुआ कि अगर मेरा फ्रेंड किसी बैंक में जाकर अकाउंट खोलेगा तो बैंक वाले मेरे फ्रेंड का अकाउंट अलग मेंटेन करेंगे, पर मेरे फ्रेंड के लिए नए लोगों की भर्ती करेंगे, नए लोगों को रिक्रूट करेंगे। इतने बड़े आदमी का दोस्त आया है, इसके लिए नए मैनेजर्स, नए कैशियर रिक्रूट करे जाए। क्या लगता है आपको, सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सेकंड ऑप्शन, जब क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो पुराने और नए ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को मर्ज कर दिया जाएगा, मेमोरी कोई वेस्ट नहीं होगी। इसी ब्लॉक को कंपाइलर पी के लिए भी यूज करेगा जिसको वो यूज कर रहा था एस के लिए, और वही गेट शो भी यूज होंगे। इसका मतलब रियल वर्ल्ड में अगर मेरा दोस्त उसी बैंक में अकाउंट खुलाता है तो मेरे और मेरे दोस्त के अकाउंट को बैंक मर्ज कर देगा, इम्पॉसिबल। तीसरा जवाब, जब भी क्लास का कोई सेकंड ऑब्जेक्ट बनता है, ध्यान देना, डेटा मेंबर्स के लिए नई स्पेस एलोकेट होगी, लेकिन मेंबर फंक्शंस वही यूज होंगे जो पिछले ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहे थे। जब भी बैंक में कोई नया कस्टमर अपना अकाउंट ओपन करता है, उसका अकाउंट दूसरों के अकाउंट से सेपरेट मेंटेन होगा, लेकिन मेंटेन करने वाले वही एम्प्लॉइज होंगे जो बाकी लोगों के अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। तीनों में से कौन से जवाब में आप सहमत हैं? लास्ट। समझिएगा आप ध्यान से, बहुत ध्यान से। अगर कोई पूछता है क्या होता है जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, आपका जवाब होगा सर हर ऑब्जेक्ट के लिए क्लास के डेटा की कंपाइलर मेंटेन करता है एक सेपरेट कॉपी, हर ऑब्जेक्ट के लिए। यानी अगर 1 करोड़ स्टूडेंट्स बनेंगे तो 1 करोड़ पेयर बनेंगे रोल, ग्रेड और पर के, लेकिन उन 1 करोड़ पेयर्स के बीच में एक ही पेयर रहेगा गेट और शो का। यानी मेंबर फंक्शंस की कभी सेपरेट कॉपी नहीं बनती। मेंबर फंक्शन की मेमोरी में होती है सिर्फ एक कॉपी, डेटा मेंबर्स की मेमोरी में होती है उतनी कॉपीज जितने बनते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट बनेगा, डेटा मेंबर्स का एक पेयर रहेगा। 4 ऑब्जेक्ट बनेंगे, डेटा मेंबर के 4 पेयर रहेंगे। एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, डेटा मेंबर्स का एक भी पेयर मेमोरी में नहीं आएगा। लेकिन चाहे 4 ऑब्जेक्ट बने, चाहे 400 बने, चाहे 4000 बने, मेमोरी में मेंबर फंक्शंस का पेयर हमेशा एक ही आएगा। एक ही गेट होगा, एक ही शो होगा, रोल ग्रेड पर बनते चलेंगे जैसे जैसे हम क्लास के बनाते चलेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है। अब अगर पी चाहता है कि पी भी अपने आप को या अपने डेटा को इनिशियलाइज करवाए, तो पी को भी बिल्कुल एस की तरह इंटरैक्ट करना पड़ेगा अपनी क्लास के मेंबर फंक्शन गेट से। पी को भी इंटरैक्ट करना पड़ेगा अपनी क्लास के मेंबर फंक्शन शो से। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा, बिगनर्स का बड़ा कॉमन सवाल होता है कि सर क्लास के क्या 2 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं हर प्रोग्राम में? बनाने नहीं पड़ते हैं। मुझे आपको डिफरेंस समझाना था कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या कॉमन होता है और क्या शेयर होता है। शेयर होते हैं मेंबर फंक्शंस, अनकॉमन होता है, प्राइवेट होता है उनका अपना डेटा पार्ट, अपने डेटा मेंबर्स जिनकी बनती हैं अलग अलग कॉपी, 1 कॉपी फॉर एवरी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो अगर इस डायग्राम में पी को भी शामिल करा जाए तो हम ये मानेंगे ये रहा पी। पी के लिए कंपाइलर एक और नया 7 बाइट का ब्लॉक बनाएगा। ये मान लीजिए वो पी का 7 बाइट का ब्लॉक है, लेकिन इस 7 बाइट के ब्लॉक से पी का इंटरैक्शन भी डायरेक्ट नहीं होगा। पी को भी इनसे बात करनी है तो पी को कॉल करना पड़ेगा गेट और शो को। जैसे गेट और शो अपनी सर्विसेज एस को दे रहे थे, वैसे ही वो गेट और शो अपनी सर्विसेज पी के डेटा मेंबर्स को भी ऑफर करेंगे। यानी ये सिर्फ सर्विस देने वाले लोग हैं, सर्विस लेने वाले लोग ढेर सारे होते हैं। सर्विस देने वाले लोगों का एक छोटा सा ग्रुप होता है, वही सारे ऑब्जेक्ट्स को हेल्प करता है, सर्व करता है, और सर्व करते वक्त काम करता है उनके डेटा मेंबर्स के ऊपर। अब आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे मैं आ रहा हूं। मैं सवाल पूछूंगा, आपको 3 प्रोबेबल आंसर्स दूंगा, पिक अप द करेक्ट वन, है ना? और ये सवाल अगर जवाब अगर आपको एक बार में समझ में आ गया तो भगवान ने बहुत अच्छा दिमाग आपको दिया है। नहीं आया तो प्लीज हिचकिचाइएगा मत, ब्लंटली पूछिएगा, मैं फिर समझाऊंगा। पहले इंटरैक्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर के स्टाइल में।
मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मैं गेट के अंदर रोल, ग्रेड और पर यूज कर रहा हूं ना। माय द क्वेश्चन इज, ये जो रोल, ग्रेड, पर मैं गेट में यूज कर रहा हूं, ये किसके हैं? सबसे पहला दिमाग में जवाब हर स्टूडेंट के आता है, सर क्लास के, आपने इनको क्लास में बना रखा है, तो ये स्टूडेंट क्लास के रोल, ग्रेड और पर हैं। जवाब नंबर एक। जवाब नंबर दो, नहीं सर, ये स्टूडेंट के रोल, ग्रेड, पर नहीं है, ये गेट के खुद के रोल, ग्रेड, पर है, जिसे हम लोग सी लैंग्वेज में बुलाया करते थे लोकल वेरिएबल। जवाब नंबर तीन, ना ये क्लास के हैं, ना ये गेट के खुद के हैं, ये उस ऑब्जेक्ट के हैं जिस ऑब्जेक्ट ने गेट को कर रखा है फिलहाल कॉल। क्या कहता है दिमाग आपका? और अगर ये बात कंफ्यूज कर रही है, आप बैंक का सिनेरियो फिर दिमाग में ले लीजिए। कैशियर पैसे निकाल कर दे रहा है, किसके पैसे हैं? बैंक के? बैंक के नहीं। कैशियर के खुद के नहीं, उस कस्टमर के जो इस समय कैशियर से कर रहा है इंटरैक्ट। तो गेट अगर इनपुट ले रहा है तो ये रोल, ग्रेड, पर क्लास के नहीं है। क्लास तो सिर्फ इनकी गार्जियन है, संभाल रही है इनको, अमानत है इनकी क्लास के पास इनकी, लेकिन ये जिसको बिलोंग कर रहे हैं वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसने इस वक्त गेट फंक्शन को कर रखा है कॉल। तो अगर मैं आपसे पूछूं, सुनना ध्यान से, बताना जरा ये रोल कौन है, ये वाला आर है कि ये वाला आर है? आप बोलोगे सर नहीं पता। नहीं पता। ये पता करने के लिए आप मेरे को कॉल दिखाइए। अगर आप इस कॉल की बात कर रहे हैं तो ये रोल, ग्रेड, पर एस के हैं। अगर आप इस कॉल की बात कर रहे हैं तो ये रोल, ग्रेड, पर बन जाएंगे पी के। यानी मेंबर फंक्शन के पास सुपर नेचुरल पावर होती है, आप ये मान लीजिए। उन्हें ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर डेटा मेंबर को उस ऑब्जेक्ट से जुड़ना है, एसोसिएट होना है जिस ऑब्जेक्ट ने हम लोगों को कर रखा है कॉल। इसलिए एक और वोकैबुलरी सिखा रहा हूं, सीखिएगा। अगर मैं पूछूं बताइए एस और पी कौन है, आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा होता है, यानी ये वाली लाइन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो फिर हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं बुलाते, फिर हम उसको तीन नाम देते हैं। सबसे पहला जो मैं बहुत यूज करता हूं, कॉलिंग ऑब्जेक्ट। दूसरा एक्टिव ऑब्जेक्ट। तीसरा करंट ऑब्जेक्ट। राइट? इस समय अगर आप नोटिस करें, नीचे एटीएम है एसबीआई का। इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे शाम को 6:35 पे किसके अकाउंट से एसबीआई का एटीएम पैसे निकाल रहा होगा? आप बोलोगे सर उस बंदे के अकाउंट से जो इस समय एटीएम को कर रहा होगा ऑपरेट, जो इस वक्त एटीएम का एक्टिव या करंट कस्टमर होगा। तो जैसे मशीन को ऑपरेट करने वाला कस्टमर है, ऐसे मेंबर फंक्शन को कॉल करने वाला कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, या फिर एक्टिव ऑब्जेक्ट है, या फिर करंट ऑब्जेक्ट है। तो जल्दी से बताइए ये रोल क्या वैल्यू डिस्प्ले करेगा? नहीं पता। जब तक ये ना दिखे इस शो को कॉल किसने करा। अगर एस कॉल करेगा तो ये रोल वैल्यू दिखाएगा 10। अगर पी कॉल करेगा शो को तो ये रोल 10 नहीं दिखाएगा, फिर ये वो वैल्यू दिखाएगा जो पी के रोल के अंदर स्टोर होगी। तो मेंबर फंक्शंस को जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉल करता है, जादू की तरह उन्हें पता लग जाता है कि उन्हें किसने कॉल करा है। जादू कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके पीछे पॉइंटर्स का खेल है, अभी नहीं, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप अभी इसको मैजिक माने, मैजिक की तरह इस मेंबर फंक्शंस को मालूम चल जाता है उन्हें कॉल किस ऑब्जेक्ट ने करा। जिसने करा वो उसके डेटा मेंबर पे ऑपरेट करना कर देते हैं स्टार्ट। अब आपको ये रूल कितना क्लियर हुआ, इसकी एक क्रॉस चेकिंग लेते हैं। मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा, उसको देखकर आप फिर मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना। प्रोग्राम ये है कि मैंने स्टूडेंट क्लास के एज यूजुअल बनाए दो ऑब्जेक्ट, एक एस और एक पी। देखते चलिएगा ध्यान से। मैंने कहा एस डॉट गेट, ठीक है। फिर मैंने कहा पी डॉट शो, ठीक, और उसके बाद कहा गेट सी एच एंड रिटर्न 0। जल्दबाजी मत करना, जो पूछूं बस उसका हाँ ना में जवाब देते चलना। क्वेश्चन 1, कोड कंपाइल होगा? होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। मैंने सिंटेक्स में कोई गलती नहीं की है। रन होगा? हाँ कि ना? होगा। लेकिन इनपुट लेने के बाद आउटपुट दिखाएगा गार्बेज। क्यों गार्बेज? इसलिए गार्बेज क्योंकि मैंने कहा
मेंबर फंक्शंस को बस इतना पता है, हमें जिसने कॉल करा हम उस पर ऑपरेट करेंगे। अब गेट को कॉल करा एस ने, तो इनपुट तो गया इन वाले रोल ग्रेड पर में, लेकिन शो को कॉल कर लिया पी ने। अब शो के इससे कोई मतलब नहीं है कि एस ने किसको कॉल करा था, उसे कॉल पी ने करा है, तो पी का डेटा दिखाएगा। अब डेटा हुआ तो ठीक, नहीं तो आउटपुट आएगा गार्बेज। इस प्रोग्राम का आउटपुट गार्बेज आएगा, लेकिन वो गार्बेज आपको एक बहुत जरूरी बात समझाएगा कि मेंबर फंक्शंस हमेशा उस ऑब्जेक्ट पे ऑपरेट करते हैं जिस ऑब्जेक्ट ने इन मेंबर फंक्शंस को करा है कॉल। और अभी आधे घंटे पहले मैंने एक पॉइंट उठाया था और आपसे कहा था आपको थोड़ी देर बाद अपने आप समझ में आ जाएगा हम ऐसा क्यों करते हैं। आई होप अब समझ में आ गया होगा। बताइए ऐसे कॉल करने में क्या परेशानी है? आया समझ में? कंपाइलर का कंफ्यूजन समझ में आया? कंपाइलर क्यों इसको अलाउ नहीं करता? उसे समझ ही नहीं आएगा कि गेट को कॉल जब कोई कर ही नहीं रहा है तो ये किसके हो जाएंगे, रोल ग्रेड एंड पर। इसलिए सी डबल प्लस ने इसे रूल बना दिया है कि अगर आप मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमेशा हमेशा उसके साथ जुड़ेगा कॉलिंग ऑब्जेक्ट। इसलिए आप ये भी बोल सकते हैं कि सर फिर मैं ये मान लूं कि सी डबल प्लस में अगर किसी फंक्शन के पहले डॉट आ रहा है तो वो मेंबर फंक्शन है, नहीं आ रहा है तो वो मेंबर फंक्शन नहीं है। 100% मान सकते हैं, हूं नहीं हूं मान सकते हैं। कैसे? गेट सी एच के पहले डॉट है, कभी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि गेट सी एच इज जस्ट अ फंक्शन। और ये कभी कॉल नहीं होंगे बगैर डॉट के। ये जब कॉल होंगे इनके साथ लगेगा ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट। चाहे वो ऑब्जेक्ट का नाम सही हो गलत हो वो बात की बात है, उसमें गार्बेज हो सेंसिबल डेटा हो वो भी बात की बात है। बट व्हाट सिंटेक्स अलाउज इज आपको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, साथ में ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, तभी कंपाइलर इन्हें मेंबर फंक्शन की तरह कॉल करेगा। वरना सुन लीजिए वो क्या करेगा, ये भी सुन लीजिए। कंपाइलर का भी दिमाग कम नहीं है, बहुत सोचता है। कंपाइलर देखेगा डॉट तो लगा नहीं है, तो वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये वाला गेट है। वो ये सोचेगा गेट नाम का कोई फंक्शन कॉनियो डॉट वगैरह में है, जैसे गेट सी एच था। ढूंढ के आएगा, कोई मिलेगा नहीं तो कंपाइलर दे देगा एरर। अब एक बात का जवाब दीजिए, क्या ये पॉसिबल है मैं इस शो का नाम गेट सी एच रख दूं? जल्दी फटाफट। पॉसिबल है, पहचान जाएगा कंपाइलर में कौन से गेट सी एच को कॉल कर रहा हूं। 100%। जब ये कॉल होगा डॉट के साथ होगा, जब वो पुराना वाला गेट सी एच कॉल होगा उसके पहले कभी नहीं आएगा डॉट। और कंपाइलर के लिए इतना हिंट बहुत है, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड यूजिंग डॉट इट बिकम्स मेंबर फंक्शन, व्हेन दिस डॉट इज रिमूव्ड इट बिकम्स अ नॉर्मल फंक्शन। सी लैंग्वेज में मेंबर फंक्शन होते नहीं थे तो वहां कभी फंक्शंस के नाम के साथ आपको डॉट नहीं दिखा। सी डबल प्लस में दो तरह के फंक्शन है, तो एक डिफरेंस कंपाइलर को रखना है। विद डॉट मेंबर फंक्शंस आर कॉल्ड, विदाउट डॉट ऑर्डिनरी फंक्शंस आर कॉल्ड। इसलिए गेट सी एच के लिए कंपाइलर अभी भी खुश है कि आप उसके साथ डॉट नहीं लगाएंगे, लेकिन इन दोनों के लिए उसे शिकायत है। वो ये नहीं बोलेगा कि आप इन दोनों को कैसे कॉल कर रहे हैं, वो ये बोलेगा मैं ढूंढ आया हेडर फाइल्स में, मुझे गेट नाम का कोई ऑर्डिनरी फंक्शन और शो नाम का कोई ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं मिला। वो कभी नहीं सोचेगा कि ये गेट शो ये वाले गेट शो हैं, क्योंकि इनको कॉल करना होता तो कंपाइलर सोचता है प्रोग्रामर जरूर इनके नाम के आगे यूज कर रहा होता ऑब्जेक्ट। अगर प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर रहा है, शायद कोई और गेट नाम का फंक्शन होगा जो है नहीं, तो कंपाइलर पकड़ा देगा सिंटेक्स एरर। अच्छा एक और बात जो बहुत कॉमन डाउट स्टूडेंट्स मेरे से कई बार पूछते हैं पढ़ाने के बाद, बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट होता है, वैलिड डाउट है बिल्कुल, कि सर ये प्रॉब्लम तब है ना जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए मैं एक ही ऑब्जेक्ट बनाता हूं, फिर क्या जरूरत है कि मैं उन ऑब्जेक्ट्स के पहले डॉट लगाऊं? जरूरत है। समझिए, कंपाइलर को अगर डॉट ना दिखा वो ये मानकर चलेगा कि ये एक ऑर्डिनरी फंक्शन है, वो मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई मेंबर फंक्शन कॉल हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं इसे एक सिंटेक्स की तरह दिमाग में लॉक कर लीजिए। व्हेनेवर मेंबर फंक्शंस आर कॉल्ड they are always called with using dot operator, and non-member functions are always called without using dot operator. तो आप बताइए, कभी किसी इंटरव्यू में आप गए और आपसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा क्या विचार है आपका इस कॉल के बारे में और क्या विचार है आपका इस कॉल के बारे में, क्या जवाब देकर आओगे इंटरव्यू में? बोलोगे सर बहुत उच्च विचार है मेरे इन दोनों के बारे में। पहला जवाब, दिस विल बी अ फंक्शन, अ नॉर्मल फंक्शन, शायद प्री डिफाइंड शायद प्रोग्रामर डिफाइंड, बट अ नॉर्मल फंक्शन। दिस विल बी अ मेंबर फंक्शन। फिर बंदा पूछेगा मेंबर फंक्शन तो फिर क्लास का होता है, तो कौन सी क्लास का है? आप बोलोगे सर क्लास का नाम नहीं पता, बट इतना बता सकता हूं, क्यू जिसका ऑब्जेक्ट है
ये उसी क्लास का होगा मेंबर फंक्शन, क्योंकि मेंबर फंक्शन को कॉल हमेशा उसकी अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट करेगा। और अगर यहां से क्यू डॉट हट जाए तो फिर कंपाइलर की नजरों में ये बन गया एक साधारण फंक्शन, एक ऑर्डिनरी फंक्शन, जिसे फिर कंपाइलर के लिए ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर रहा है, वो एक नॉर्मल वे में कॉल हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक आप ड्रेस में कॉलेज जा रहे हैं, विदाउट ड्रेस जा रहे हैं। कंपाइलर मानता है ड्रेस में आ रहे हैं तो आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, विदाउट ड्रेस आ रहे हैं आप एक सिविलियन है, आप कॉलेज के स्टूडेंट तो नहीं हो सकते। तो हमारी ये जो कॉलेज है, हमारी ये जो क्लास है, ये कहती है मेरे फंक्शंस कॉल होंगे तो हमेशा कॉल होंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, इसीलिए उसका नाम रखा गया है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। अब अच्छे से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे कोड पे निगाह मार लीजिए। कोई जरूरी बात है जो आपके नहीं समझ में आ रही है, प्लीज प्लीज पूछिए, और नहीं है कोई डाउट तो फिर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। जी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्यों यूज करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से दुनिया की हर चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप एक इंसान हो, बाकी लोग नहीं हो इंसान हैं, तो आप सोचिए आप एक अलग हो, एक अलग आइडेंटिटी आपकी, उनकी अलग आइडेंटिटी है, मेरी अलग आइडेंटिटी है। हम सब में कॉमन क्या है? हम सब इंसान हैं। वी ऑल आर ह्यूमंस बट वी ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दुनिया में कितनी कारें हैं? तो एक क्यों नहीं है? आप ही का सवाल है। दो ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना रहे हैं? तो अलग अलग इंस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट। हाँ, आप ये मेरे से पूछिए सर कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं क्लास के। अब इसका सवाल मैं आपसे पूछता हूं, किसी प्रोग्राम में कितने वेरिएबल बनाने पड़ते हैं? कितने भी बनाने पड़ते हैं, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। पहले से कैसे बता देंगे कितने बनेंगे? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है सर एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 2 मिनट बस, एक क्लास में 60 बच्चे हैं, मुझे उन 60 बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो मैं कहूंगा आपको 60 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। हाँ, फिर आप मेरे को बोल सकते हो सर 60 ऑब्जेक्ट अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे को ऐसे डॉट लगा लगा के 120 लाइनें लिखनी पड़ेंगी गेट और शो। तो आप थोड़ी अकल लगा लीजिए। 60 ऑब्जेक्ट अगर बनाने की बात आ रही है तो ऑब्जेक्ट्स का भी बन सकता है एरे, एरे के ऊपर लग सकता है फॉर, और फॉर लगेगा तो फिर आई आएगा जो 0 से लेकर एरे की साइज तक चलेगा। यानी सी डबल प्लस भी परमिट करती है कि अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो अलग अलग ना बनाकर उनका अपन लोग बना ले एरे। आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं हो सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं। एक ही क्लास के अंदर, एक ही क्लास को बिलोंग करते हुए दो ऑब्जेक्ट, या एक ही प्रोग्राम के अंदर दो ऑब्जेक्ट के नाम सेम नहीं हो सकते। आप मुझे बताओ ये अलाउड है क्या? सी पढ़िए, सी पे पूछूं, इज दिस वैलिड, यस और नो? इंट ए, इंट ए, नहीं ना? अच्छा, इज दिस वैलिड? इंट ए, फ्लोट ए, यस सर, हैं? कोड विल नॉट इवन कंपाइल। कभी भी वेरिएबल्स का नाम, ऑब्जेक्ट्स का नाम, पॉइंटर्स का नाम सेम नहीं हो सकता। दे मस्ट बी यूनिक। कारण भी सुन लीजिए, अब बड़े हो गए हैं तो दुनियादारी की बातें समझ में आनी चाहिए आपको। मैंने आपको सी पढ़ाते वक्त बोला था ये जितने भी नाम है ना, वेरिएबल का नाम, पॉइंटर का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, एरे का नाम, इन सब का टेक्निकल वर्ड होता है आइडेंटिफायर्स। और आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आइडेंटिफायर? जो किसी चीज को पहचानने में मदद करे। तो इनके नाम पर मेमोरी रिजर्व होती है। किन के नाम पर? वेरिएबल्स के नाम पर, ऑब्जेक्ट्स के नाम पर। अगर दो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नाम सेम हो गया तो मेमोरी उन दोनों के लिए कंपाइलर डिफरेंट कैसे रखेगा? तो अब मैं सही सही बोलूं तो एक स्कोप के अंदर दो ऑब्जेक्ट का नाम आप सेम नहीं रख सकते। स्कोप माने? स्कोप माने फंक्शंस। अगर आप मुझे बोलो सर क्या ये अलाउड नहीं है कि मैं यहां से फ्लोट ए हटा दूं, प्रोग्राम के अंदर मैं एक फंक्शन और बनाऊं, मान लीजिए उस फंक्शन का नाम शो है, और शो के अंदर मैं कहूं फ्लोट है? मेरा जवाब है बिल्कुल अलाउड है। विद इन अ डिफरेंट स्कोप ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स कैन हैव सेम नेम। विद इन द सेम स्कोप नेम्स हैव टू बी डिफरेंट। ठीक, और बोलिए, और कोई डाउट? हाँ करें ना, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत 2 मिनट, अरे ये तो सवाल मुझे पूछना था, मेरी गलती। मैं पहले पूछ लूं, देखो शायद आपका डाउट मेरे इस क्वेश्चन से दूर हो जाए। तो मैंने एस और पी दो ऑब्जेक्ट बनाए, ध्यान देना आप। फिर मैंने कहा एस डॉट गेट, और इसके तुरंत बाद कहा पी डॉट गेट।
कुछ ऐसा ही है ना। उसके बाद मैंने कहा एस डॉट शो और पी डॉट शो। अगेन जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा आप। फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रोग्राम लगातार 2 बार इनपुट लेगा? लेगा। आप एक इनपुट डालोगे, ये तुरंत बोलेगा एंटर रोल ग्रेडर पर सेकेंड टाइम। अब ध्यान से सुनकर हाँ ना बोलना। जो आप सेकेंड टाइम इनपुट डालोगे वो फर्स्ट वाले इनपुट को ओवरराइड कर देगा? नहीं करेगा, बिकॉज कॉलिंग ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। हाँ, अगर मैं कहता एस डॉट गेट, तब फिर सेकेंड वाला इनपुट फर्स्ट वाले इनपुट को कर जाता ओवरराइड। तो अगर दो मेंबर फंक्शंस को अलग अलग ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं तो मेंबर फंक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे करेंगे ऑपरेट। ये वाला स्टेटमेंट एस को इनिशियलाइज करेगा, ये वाला स्टेटमेंट पी को इनिशियलाइज करेगा। अभी आप q डॉट गेट बोल दोगे तो अगर q नाम का कोई ऑब्जेक्ट है तो गेट q को इनिशियलाइज करेगा। सो वन मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड 100 नंबर ऑफ टाइम्स। जितनी बार कॉल होगा वो अपनी एक्टिविटी इंप्लीमेंट करेगा। किस पे? ये डिपेंड करता है उसे कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है। वो ऑब्जेक्ट सेम भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट भी हो सकता है। और कोई सवाल? किसको? ये इस पूरे को तो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ये बस स्कोप रेजोल्यूशन है। हाँ, थ्योरेटिकली हम इसको बोल सकते हैं ये मेंबर फंक्शन की आइडेंटिटी है। मैं बताऊंगा आपको इसका मतलब, बताऊंगा। ठीक, आप मुझे बताइए, आप कॉलेज जाते हैं, आपके गले में एक आई कार्ड होता है। हिंदुस्तान में आपके पास एक आधार कार्ड है, इसकी रेलेवेंस क्या है? आपके पास एक पैन नंबर होगा, आपके पास एक ड्राइवर लाइसेंस होगा, इन सब की रेलेवेंस क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी गई आईडीज हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई होते हैं इतने सारे हिंदुस्तानियों के बीच में? ऐसे ही क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन कंपाइलर की मदद करता है ये पहचानने में कि ये फंक्शन कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। बट अभी नहीं, अभी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, स्कोप के बारे में बात करूंगा मैं आपसे अगले लेक्चर में। एनीथिंग एल्स? जी, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। हाँ जी। बेटा 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 कौन? फिर से बोलो, वोकैबुलरी क्या यूज कर रहे हो आप? डेटा मेंबर की रिटर्न टाइप। हाँ, रिटर्न टाइप इज ऑलवेज यूज फॉर functions or member function. Data members have data types, they don't have a return type. हाँ जी, member function की जो return type है वो क्या हमेशा void होगी? ये सवाल है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। अब आप लोग C के बेसिक्स याद कीजिए। फंक्शन C में 4 तरह के होते हैं, याद है? बोलो तो जरा चारों के नाम। टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग, टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग, टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। ये सिर्फ एक इत्तेफाक की बात है कि मैं जो आज आपको क्लास करवा रहा हूं उसमें दोनों ही चौथी कैटेगरी के फंक्शन है, टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो फंक्शंस आर्गुमेंट भी लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फंक्शंस वैल्यू को रिटर्न भी करेंगे। तो ऐसा रूल नहीं है कि सब टाइम इनके आगे वॉइड ही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो इंट, कैर, फ्लोट, कैसी भी रिटर्न टाइप हम रख सकते हैं। फिर याद रखिएगा वैसी वैल्यू करवानी भी पड़ेगी रिटर्न। ठीक, और कोई सवाल? बिल्कुल हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरे रूल ही पलट जाएंगे, फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अगर प्राइवेट मेंबर्स पब्लिक, हाँ हो तो सकते हैं, मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर ऊप्स पढ़ने का कोई सेंस नहीं निकला ना, और क्लास बनाने का कोई मतलब निकला, फिर वो स्ट्रक्चर हो गई। ठीक, हाँ, मेन के ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि जब कंपाइलर फंक्शन कॉल देखता है तो कहां जाता है? ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए आपको इन डेफिनेशंस को ऊपर लिखना है। ठीक, और कुछ? एनीथिंग एल्स? जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लोग बताओ, एक प्रोग्राम में क्या 2 क्लासेस हो सकती? चलो मैं आपके एक रियल वर्ल्ड क्वेश्चन पूछता हूं। आपके कॉलेज में सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, उसमें छात्रों के अलावा कोई और है ही नहीं। गलत। आप बोलोगे सर अगर मैं अपने कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा तो स्टूडेंट तो एक तरीके की एंटिटी है जो कॉलेज में काम करता है, पढ़ता है। कॉलेज ऑल्सो हैज टीचर्स, फैकल्टीज, कॉलेज ऑल्सो हैज अ प्रिंसिपल, कॉलेज ऑल्सो हैज अ प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, इट डज नथिंग। कॉलेज ऑल्सो हैज सम अदर थिंग्स। तो कॉलेज के पास बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे कॉलेज ऑपरेट करता है, और इन डिपार्टमेंट्स या इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए बनानी ही पड़ेंगी अपन को अलग अलग क्लासेस। मैं आपसे बोलता हूं इस क्लासरूम में बैठकर तुम्हें जितनी भी चीजें दिख रही हैं उनमें से बताओ कौन कौन ऑब्जेक्ट? ये प्रोजेक्टर ऑब्जेक्ट है, इसके लिए क्लास बनेगी। अगर इस क्लासरूम के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए, दैट क्लास विल बी कॉल्ड प्रोजेक्टर। ये स्क्रीन, ये एक और ऑब्जेक्ट है, इज दिस अ प्रोजेक्टर?
नो, इट इज अ स्क्रीन। इसकी क्लास अलग होगी, ये मार्कर, इसकी क्लास अलग होगी। फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वी रिक्वायर डिफरेंट क्लासेस। नॉट एवरी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ सिंगल क्लास। अगर मैं कार नाम की क्लास बनाऊंगा, इट कैन रिप्रेजेंट कार्स, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट बाइसिकल्स, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट ह्यूमन बींग्स, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट अदर एनिमल्स। वो कार को ही रिप्रेजेंट करेगी। और कुछ ना, सेम भी हो सकता है। तभी तो कैसे का ही तो जवाब ये देगा आपको, कैसे का ही जवाब इसके पास है। ठीक, और कुछ बन सकती है, उसे बोलते हैं नेस्टेड क्लासेस। लूप में लूप हो सकता है, इफ के अंदर इफ हो सकता है, तो क्लास के अंदर क्लास हो सकती है, उसे हम बुलाते हैं नेस्टेड क्लासेस या इनर क्लासेस। बोलिए नाम, नेस्टेड क्लासेस या इनर क्लासेस। उसका अपना एक रूल है जो अपन पढ़ेंगे आगे। और कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस एरिया में कुछ भी करते हैं तो ये एरिया कहलाता है ग्लोबल एरिया, और ग्लोबल एरिया से सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो चीजें ग्लोबल हैं वो फिर कहीं से भी कोई भी कर सकता है एक्सेस। मैं अपना एटीएम कार्ड बाहर रख सकता हूं या पिन नंबर के साथ रख सकता हूं, क्या दिक्कत है? मजे हैं फिर सबके। सिक्योरिटी स्पॉइल हो जाएगी, इसलिए ग्लोबल चीजें नहीं होती हैं। इसे मैंने सी पढ़ाते वक्त बहुत कम बातें आपसे ग्लोबल की थी, बिकॉज डिक्लेयरिंग थिंग्स एज ग्लोबल इज वेरी बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, नहीं करना चाहिए अपन को। और कुछ जी, मेंबर फंक्शन से दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करना, ऐसा? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उस केस में आप गेट के अंदर से बैठकर शो को कॉल करेंगे, कर सकते हैं। मेंबर फंक्शन एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। और कुछ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब ऐसे कुछ क्लास बनानी है, दो क्या, मैं तो तीन तीन बार लिखूंगा। क्लास स्टूडेंट प्राइवेट INT रोल, ठीक, फिर मन नहीं भरा मेरा, फिर एक बार प्राइवेट कैर ग्रेड, फिर एक बार प्राइवेट फ्लोट पर, फिर एक बार पब्लिक वॉइड गेट। कर सकते हैं, चलेगा। लेकिन अगर विजिबिलिटी सेम है तो इट डजंट मेक सेंस कि आप उसको रिपीट करें। बाकी कंपाइलर को कोई आपत्ति नहीं है। और कुछ? मेंबर फंक्शंस डिफाइन हो सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। उसके लिए हमें एक टॉपिक का इंतजार करना पड़ेगा। अब जब तक ये टॉपिक नहीं आएगा ये सवाल दोबारा नहीं पूछिएगा। टॉपिक का नाम है इनलाइन फंक्शन। आप लोग भी सुन लें, आपकी बैचमेट का सवाल है, क्या बिना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के हम मेंबर फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ, कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें एक टॉपिक का इंतजार करना पड़ेगा। ज़्यादा दिन नहीं, 10-12 दिन में आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड इनलाइन फंक्शन। जब ये पढ़ोगे आप, तब आप बगैर स्कोप रेजोल्यूशन के बना लोगे मेंबर फंक्शंस। हिंट दे देता हूं मैं, अगर बगैर स्कोप रेजोल्यूशन के मेंबर फंक्शन बनते हैं तो क्लास की बॉडी के अंदर बनते हैं। तो अगर आपको लग रहा है सर अभी भी तो आपने अंदर ही बनाया है, नहीं, अभी मैंने अंदर डिक्लेयर करा है। मैं बात कर रहा हूं अंदर डिफाइन करने की। अगर मेंबर फंक्शन अंदर डिफाइन होता है तो उसे स्कोप की जरूरत नहीं है। अगर मेंबर फंक्शन बाहर डिफाइन होता है, हमेशा उसे स्कोप रेजोल्यूशन की जरूरत है। क्यों का जवाब डिटेल में दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और कुछ? एनी अदर डाउट्स? जी, नहीं कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, स्ट्रक्चर की तरह क्लास भी अलाउ नहीं करती कि आप यहां इनिशियलाइज करें। कौन सा कंपाइलर? टर्बो। नए कंपाइलर्स में कर सकते हैं, पुराने में नहीं कर सकते हैं। और कुछ? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, बना तो रहे थे वो जब मैंने इनको रोका। इन्होंने यही तो पूछा मुझसे कि सर ये एस को हम ऊपर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पी लोकल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बिल्कुल बना सकते हैं। एक साथ मतलब? हाँ, बना सकते हैं ना। यहाँ पी, मैं बोल तो रहा हूँ पी लोकल रहेगा, एस को मैं यहाँ लिख दूंगा तो एस ग्लोबल हो जाएगा। हो सकता है एक ही प्रोग्राम में। कहाँ से? नहीं, आउटसाइड में सिर्फ डिक्लेरेशंस होते हैं, कॉलिंग नहीं होती है। कॉलिंग हमेशा किसी फंक्शन के अंदर से होती है। तो आप स्टूडेंट एस लिख सकते हो, लेकिन एस डॉट गेट नहीं लिख सकते हो मेन के ऊपर। एस डॉट गेट लिखने के लिए अभी भी आना पड़ेगा मेन की बॉडी के अंदर। जिस क्लास का नाम लेकर आप बनाओगे, स्टूडेंट एस बोलोगे तो स्टूडेंट का होगा। ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त उसके पहले क्लास का नाम लिखते हैं कि नहीं? तो जिस क्लास का नाम लिखोगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट बगैर क्लास के थोड़ी बनता है।
फिर से ऑब्जेक्ट अगर सेम हो किसी भी स्कोप में, मैं नहीं समझा, नाम सेम हो, अच्छा तो कैसे होगा? अभी तो मैंने बोला एक ही। हाँ 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 हाँ, मतलब कुछ ऐसा, अगर मैं सही समझ रहा हूं आपकी बात, तो आप दो एस बनाना चाहते हो, एक ग्लोबल एक लोकल, ऐसा कुछ। ग्लोबल के लिए तो बेटा पूरा ही स्कोप होता है, ग्लोबल के लिए दो स्कोप क्या होते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर आपने स्टूडेंट एस यहां बोला तो ये एस फिर सबके लिए अवेलेबल है, मेन के लिए भी और मेन के नीचे अगर कोई फंक्शन बन रहा है उसके लिए भी। ठीक, और कुछ? बोलिए बोलिए। जब मेंबर फंक्शन, डेटा टाइप नहीं है बेटा, ये हैं गलतियां जो पिछले साल की गई थी। ये डेटा टाइप नहीं है, रिटर्न टाइप है। किसी को कुछ भी नहीं बुला लेंगे अपन, अंकल जी को आंटी जी, आंटी जी को अंकल जी थोड़ी बोलते हैं। दूसरी बार गलती हो रही है ये रिटर्न टाइप कहलाती है, डेटा टाइप नहीं कहलाती है ये। तो सवाल में वोकैबुलरी सही यूज होनी चाहिए। हाँ अब बोलिए, फंक्शन की रिटर्न टाइप भूल गए, फंक्शन की रिटर्न टाइप सिंटेक्स का पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ना, देखो एक बात बताओ, आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है? वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं? क्या लिखते हो सबसे पहले, क्या लिखते हो? सबसे पहले लिखते हो आप डेटा टाइप, फिर आप लिखते हो वेरिएबल का नाम, फिर लगाते हो सेमीकोलन। जैसे इंट ए, ऐसे लिखते हो। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों? तो फिर मैं पूछूं तो सिंटेक्स, अपन पूछे तो नहीं। मैं भी तो वही बोल रहा हूं, सिंटेक्स है ना बच्चे, ये सिंटेक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। रूल है, सबसे पहले क्या कहलाता है? रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन, फिर मेंबर फंक्शन का नाम। आप इन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते। यहां से कोई कुछ पूछ रहा था जी। मल्टीपल क्लास एक्सेस कर सकती हैं। क्लास ए बनाया, हाँ। क्लास ए में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना, हाँ हाँ। एक्सेस, ए डबल सी डबल एस, एक्सेस नहीं कर सकते ना, प्राइवेट है। कैसे कर सकते हैं? मेंबर तो स्कोप क्या बोलेगा? स्कोप बोलेगा आप डायरेक्ट आके एक्सेस कर लो। स्कोप का मतलब क्या है? स्कोप का मतलब है ये इस क्लास का मेंबर है। इसका मतलब थोड़ी है कि आप इसको एक्सेस कर लोगे, आप इसको यहां बैठकर थोड़ी एक्सेस कर सकते हो। तो प्राइवेट का मतलब ही क्या निकला? फिर किस बात का प्राइवेट? स्कोप लगा के तो पूरी दुनिया एक्सेस कर लेगी हर चीज को, नहीं कर सकते। जो क्लास के प्राइवेट मेंबर हैं वो अपनी क्लास के बाहर से किसी भी और क्लास से एक्सेस नहीं हो सकते, ना मेन से ना किसी और क्लास से। हाँ जी, दो ऑब्जेक्ट सेम क्लास के हैं, ठीक है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपको दो ऑब्जेक्ट बनाने, बातें नहीं करें प्लीज, फिर यही सवाल 2 दिन बाद आप लोग पूछेंगे, जबरदस्ती क्यों अपन थ्योरी बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने हैं, स्टूडेंट एस कॉमा पी कॉमा क्यू अलाउड है। यही काम करना है तो थोड़ा और सेंसिबल स्टेटमेंट भी अलाउड है। स्टूडेंट एस स्क्वायर ब्रैकेट में 3, इसी का शॉर्टकट। इसी को फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैं लिख रहा था अभी, स्टूडेंट एस, फिर एक रो में एस बनाया, अगली रो में अपन ने स्टूडेंट क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट पी बनाया, तीसरी रो में स्टूडेंट क्लास का अपन ने तीसरा ऑब्जेक्ट क्यू बनाया। ये भी अलाउड है, कैसे भी कर लीजिए। आ जाओ, क्लास में सोई है, क्लास में सोई है तो बैकअप कीजिए। रिटर्न 0 ये बताता है कंपाइलर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को कि प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ। किसी को थैंक यू क्यों बोलते हैं? घर आता है कोई तो नमस्ते क्यों करते हैं? तमीज है। ऐसे रिटर्न 0 प्रोग्रामिंग के एटिकेट्स हैं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को थैंक यू बोल रहे हैं यहां से 0 रिटर्न करके। बाकी लोग बताएं 0 मतलब
सक्सेस। आपका कोड ये कह रहा है प्रोग्राम बिना किसी फेलियर के टर्मिनेट हो गया। और कुछ मेंबर फंक्शन की रिटर्न टाइप को कैसे प्रिंट करना है, मतलब हाँ, तो यहां से रिटर्न करेंगे, यहां रिसीव करके प्रिंट कर देंगे, जैसे किसी फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को करते हैं। हाँ, जब मेन में कॉल करेंगे तो एक वेरिएबल में इक्वल टू करके रिसीव करेंगे, ये हम करेंगे अगले लेक्चर में। और कुछ जी, एक मिनट प्लीज मुझे सुनने दें। नहीं कर सकते हैं। सी और सी प्लस प्लस के कंपाइलर्स की बहुत गंदी आदत है, वो जब भी कोई नई चीज बनती हुई देखते हैं उसका डिक्लेरेशन ढूंढने जाते हैं ऊपर की तरफ। तो सी सी प्लस प्लस परमिट नहीं करती कि आप जो चीज यूज कर रहे हो उसको डिफाइन नीचे करो, यूज ऊपर कर लो। नहीं हो सकता। हम हेडर फाइल्स का नाम मेन के नीचे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हेडर फाइल में होते हैं फंक्शन। कंपाइलर कॉल देखेगा तो ऊपर की तरफ जाकर डिक्लेरेशन सर्च करेगा। लेकिन कौन सी लैंग्वेज? सी एंड सी प्लस प्लस। जावा में कर सकते हैं, डॉट नेट में कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, बट सी सी प्लस प्लस में नहीं कर सकते हैं। और कुछ? हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी मुझे बताना चाहिए था। अपन दो लोग गए एटीएम में, अपन दोनों के पास एटीएम कार्ड है, दोनों को बहुत जल्दी है, एक साथ घुसा दे अपन एटीएम के अंदर दोनों कार्ड। आप बताओ हाँ कि ना? नहीं ना। तो फिर आप कॉमन सेंस लगाइए, एस डॉट पी डॉट गेट बोल देंगे। कंपाइलर बेचारा कुछ कहता नहीं है तो कुछ भी करेंगे उसके साथ अपन। एस डॉट पी डॉट गेट बोलेंगे। सुनिए, जोक्स अपार्ट, समझिएगा। आप लोग बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या है? हंसिए नहीं, हंसिए नहीं, जोक्स अपार्ट बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार मैं पूछता हूं जब आप स्टूडेंट्स देते हैं। तब आप बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम, ये क्यों नहीं कंपाइल होगा? दिक्कत समझो। जब आप कहते हो एस डॉट गेट, सुनिएगा, तो कंपाइलर समझता है कि ये रोल ग्रेड पर एस के हैं। पर जब आप कह दोगे एस डॉट पी डॉट गेट, तो कंपाइलर को कहां समझ में आ रहा है कि ये रोल ग्रेड पर किसके हैं? इसी से कनेक्टेड है मेरा अगला पॉइंट। तो इसका मतलब मेरे पास अगर 10 स्टूडेंट हैं तो मुझे गेट सबके लिए अगर कॉल करना है तो 10 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। हाँ जी, 10 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। शॉर्टकट है उसका, है, मैं बार बार कह रहा हूं, 10 स्टूडेंट्स ही हैं अगर आपके पास, तो आप उनका अपने प्रोग्राम में बना लीजिए एरे, जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले यहां पे लिख रहे थे। स्टूडेंट एस स्क्वायर ब्रैकेट 3, उस केस में आपको बार बार गेट लिखना नहीं पड़ेगा, लूप के थ्रू आप काम कर लेंगे। बट एक ऑब्जेक्ट सिर्फ अपने लिए मेंबर फंक्शंस कॉल कर सकता है, दूसरे के लिए नहीं कर सकता है। हर ऑब्जेक्ट को मेंबर फंक्शन कॉल अपने लिए इंडिविजुअली करना पड़ता है। ठीक, और कुछ? एनीथिंग एल्स? यूज मतलब कॉल? यूज माने क्या? यूज के बहुत सारे मायने होते हैं। किस सेंस में यूज? बेटा यूज मतलब क्या? यूज का प्रोग्रामिंग में कोई मतलब नहीं है। आप बताओ किस सेंस में बोल रहे हो? यूज माने कॉल होना है, यूज माने डिफाइन होना है, क्या होता है? यूज मीन्स व्हाट? कॉल होना। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक क्लास में दूसरी क्लास के मेंबर फंक्शंस कॉल होते हैं, और वो जनरली तब होते हैं जब एक क्लास के अंदर हम दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करते हैं। क्या बोला मैंने? एक क्लास के अंदर, बोलो, जब दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। सुनिए, ये आपने मुझसे 20 दिन बाद की बात पूछी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनफैक्ट कंपनी सबसे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है जो मैं समझाने जा रहा हूं, पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, पढ़ेंगे इसको आगे। जो बताने जा रहा हूं आपको उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन। अब मैं आपसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल पूछता हूं। मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है इंजन। ऑफ कोर्स ये किसी इंजन को करेगी रिप्रेजेंट, है ना? मेरे पास एक और क्लास है जिसका नाम है टायर, तो ये टायर को रिप्रेजेंट करेगी। अब तो आपको 2 दिन में समझ में आने लग गया होगा, इसमें इंजन रिलेटेड मेंबर्स होंगे, जैसे कि इंजन की कैपेसिटी, इंजन की प्राइस, पावर, इंजन के मेंबर फंक्शंस होंगे। यहां टायर से रिलेटेड मेंबर्स होंगे। अब मुझे बताओ इंजन और टायर का कार से क्या रिलेशन होता है? इंग्लिश में बोलना, आपके मुंह से एक वर्ड निकलेगा। अ कार इज कंपोज्ड ऑफ इंजन्स एंड टायर्स, और अ कार कंटेन्स इंजन्स एंड टायर्स। तो अगर मैं आपको बोलूंगा यार अपन एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम देते हैं कार, मेरे को कार में इंजन चाहिए, तो आप मुझे हिंदी में बोलोगे सर कार के अंदर जैसे हम बाकी मेंबर्स बनाते हैं ना,
वैसे हम कार के अंदर बना सकते हैं इंजन का ऑब्जेक्ट। जब हम कार में इंजन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन। जैसे कैन आई से अ कॉलेज कंटेन्स स्टूडेंट्स, अ कॉलेज हैज स्टूडेंट्स, अ कॉलेज हैज डिपार्टमेंट्स, अ कॉलेज हैज फैकल्टीज। अब आप मुझे बताइए, डिपार्टमेंट एक क्लास, कॉलेज एक और क्लास, ये दोनों क्लास आपस में रिलेट कैसे होंगी? डिपार्टमेंट के कॉलेज में बनेंगे ऑब्जेक्ट्स। सो ये गलतफहमी निकाल देना। बहुत अच्छा है कि आप इतनी जल्दी इतने बढ़िया सवाल कर रहे हो। 90% बच्चे क्या सोचते हैं, सी डबल प्लस में ऑब्जेक्ट बस एक ही जगह बनता है और वो मेन है। रबिश। सी डबल प्लस कहती है पूरे प्रोग्राम में कहीं भी ऑब्जेक्ट बना लो, जहां जरूरत पड़े वहां ऑब्जेक्ट बना लो। और ये तो बहुत स्पेशल केस है कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का हम क्रिएट करें ऑब्जेक्ट। और आप रियल वर्ल्ड में सोचिए, आपको 50 चीजें मिलेंगी। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मेंबर्स हैं। तो अगर एक आई नाम की क्लास है, एक ईयर नाम की क्लास है, एक ह्यूमन नाम की क्लास है। ह्यूमन हैज आईज, ह्यूमन हैज ईयर्स, तो ह्यूमन के अंदर आई और ईयर के बनेंगे ऑब्जेक्ट एंड इट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन। तो आपके बैचमेंट का बढ़िया सवाल था, एक क्लास के अंदर से दूसरी क्लास के मेंबर फंक्शंस कॉल हो सकते हैं क्या? मैंने थोड़ा एलैबोरेट करके जवाब दिया, हो सकते हैं। और ये परिस्थिति तब उत्पन्न होती है, तब आती है आपके सामने, जब एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स के साथ दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को भी करा गया हो डिक्लेयर, विच इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिशन। राइट? जैसे गेस करिए, एग्जामिनेशन और स्टूडेंट, कुछ रिलेशन? स्टूडेंट का एग्जामिनेशन से कोई रिश्ता? यस, अ स्टूडेंट गिव्स एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट के अंदर एग्जामिनेशन क्लास का क्रिएट कर सकते हैं अपन ऑब्जेक्ट। उस केस में हम एक क्लास के अंदर से दूसरी क्लास के मेंबर फंक्शंस को करेंगे कॉल। ये बहुत आगे का केस है जिसका नाम है कॉम्पोजिशन। ठीक, और कुछ? चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए, इसे बना के लाना है आपको। क्वेश्चन सिंपल है, बनाइएगा लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में। ठीक है? और लिखने से पहले मुझे बता दीजिए, व्हाट डज इट मीन टू से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में बनाइएगा? You have to create class, you have to create data members, you have to create member functions, then you have to create main, and from main in member functions को करना है call। क्वेश्चन लिखिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन अभी तक का। write an object oriented program, write an object oriented program to create a class for accepting two integers from the user, comma, adding them, ADDING, adding them and displaying the result, adding them and displaying the result। ठीक है? अब बस 2 मिनट और फिर ऑफ करता हूं। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोलिए करना क्या है, कैसे करना है मत बोलना, सबको अपना अपना सोचने दो। क्या करना है? 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, जो सी के अंदर आप ऑलरेडी बना चुके हैं। अब उसे बनाना है सी प्लस प्लस में। कौन सा स्टाइल यूज करके? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है? अब जाते जाते एक जरूरी बात सुन लीजिए, नहीं तो आप वही गलती करेंगे जिसके बारे में कल मैंने आपसे डिस्कस करा था। इस प्रोग्राम में कितने डेटा मेंबर होंगे? 3 होंगे। सुनिए सुनिए, सबके दिमाग में बात आती है 2, मैं कह रहा हूं 3 होंगे। क्यों 3 होंगे? कारण आपको बताता हूं। इस क्लास में कितने ऑपरेशंस हैं? 3। कैसे 3 है? इनपुट लेना, ऐड करना, शो करना। क्यों 2 में काम नहीं होगा? हो जाएगा, होने को तो 1 में भी हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कुछ कहा था कल, क्लास बोलती है प्रोग्राम शुड हैव मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी मींस फॉर एवरी डिफरेंट टास्क द क्लास शुड हैव अ डिफरेंट फंक्शन। तो इनपुट लेना, ऐड करना, शो करना, 3 अलग अलग एक्टिविटीज हैं। इसलिए क्लास में लगेंगे 3 मेंबर फंक्शन। और सोचिएगा 2 डेटा में काम नहीं चलेगा, डेटा लेना ही पड़ेगा आपको 3। ठीक है? 2 मिनट रुक जाइए, आपका फंक्शन का बैकअप बाकी है ना? तभी इतने सारे डाउट आपको फंक्शन को लेकर आ रहे हैं। कहां तक हो चुका है? तो कल कंडक्ट करा दूं बैकअप आपका। एक ही स्टाइल हुई अभी तक 4 में से। रुकिए 2 मिनट।
चलिए अब एक चीज़ सुनिए, कल आप लोग का बैच नहीं रहेगा, कल फंक्शन का बैकअप रहेगा 5:30 बजे। फंक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर हो गया था उसके आगे का बैकअप कर लेंगे, तो फंक्शन का बैकअप पूरा ख़त्म हो जाएगा आप लोग का। तो कल आपकी मेन क्लास नहीं है, बस कल मेन क्लास नहीं है, सिर्फ फंक्शन का बैकअप है। और बैकअप में वही आए जिसने फर्स्ट क्लास अटेंड की थी, वो मत आए जिन्हें फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। बात क्लियर? और सबकी फीस पेमेंट हो गई सबकी? आपकी कोई पेंडिंग में तो नहीं बचा? ठीक। और फॉर्म भर दिया था आप लोग ने सबने? यहाँ से फॉर्म भर दीजिए।